जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको आपके सेट में सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 20 में से आपके 15 प्लस सही होने चाहिए तो आपकी तैयारी ठीक है। और हाँ, आज से हम लोग डेली शाम को जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उससे एक्सेप्टेड जो आने वाले कैसे आ सकते हैं उस फॉर्मेट में भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो शाम को डेली जुड़ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सेशन वह भी। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है। आपसे पूछा है कि कौन सी गैस जो है हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है या लाफिंग गैस कहते हैं। बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा। रेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है क्योंकि इसके प्रभाव से व्यक्ति में हल्का हंसी, खुशी और सुकून जैसा एहसास होता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और सर्जरी के रूप में हल्के एनेस्थेटिक मतलब मूर्छक के रूप में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और शरीर के आंदोलनों को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और शरीर के आंदोलनों को नियंत्रित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरेबेलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरेबेलम जो है शरीर के बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर को नियंत्रित करता है। पोस्चर को नियंत्रित करता है। जटिल क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, लिखना सेरेब्रम नियंत्रित करता है या मस्तिष्क के नीचे पीछे स्थित होता है। इसमें बहुत अधिक न्यूरॉन होते हैं। एल्कोहल जो है सेरेबेलम को प्रभावित करता है, संतुलन बिगाड़ता है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। आपसे पूछा कि बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब के फिलामेंट में उच्च ताप पर जलने के लिए सबसे उपयुक्त होता है या गर्म होने पर टूटता नहीं और लंबी उम्र देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल तो जाइलम हो जाएगा। अगर यहीं पर भोजन पूछा हो तो फ्लोएम हो जाएगा। या ट्रिक याद रखिएगा, पौधों में जड़ से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाने का काम जाइलम करता है। या परिवहन ऊपर की ओर होता है। जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है जिससे पानी बिना किसी रुकावट के ऊपर चढ़ता है। जाइलम के भाग कौन कौन से पूछ सकता है आपसे। तो जाइलम के भाग हैं ट्रेकिडस, वाहिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेकाइमा। बाकी विकल्पों की बात करें तो फ्लोएम अभी हम लोग पढ़े हैं, भोजन का परिवहन करता है, जल का नहीं। एपिडर्मिस बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक है और पेरेकाइमा भोजन का भंडारण और सरल चयापचय का कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। आपसे पूछा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा। रेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है जैसे हवा से पानी, तब वेग बदल जाता है। हवा में तेज चलता है, पानी में धीमा होता है। तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है क्योंकि वेग बदलने से जो है तरंग दैर्घ्य बदलती है। अपवर्तनांक माध्यम का गुण है इसलिए दो माध्यमों में अलग होता है, लेकिन आवृत्ति हमेशा समान रहती है या सूत्र यानी कि सोर्स द्वारा निर्धारित होती है और किसी भी माध्यम में नहीं बदलती है। वेग माध्यम बदलते ही बदल जाता है। तरंग दैर्घ्य वेग बदलने से बदलती है। अपवर्तनांक हर माध्यम का अलग होता है, बाकी आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसने प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था। आपसे पूछा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसने प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान प्रयोग द्वारा नहीं निकाला। हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट यानी कि
टॉरिसन बैलेंस मेथड द्वारा पहली बार जी का मान प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया? यह इतिहास में पहली बार था जब किसी वैज्ञानिक ने पृथ्वी का द्रव्यमान अप्रत्यक्ष रूप से मापा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। आपसे पूछा कि फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार का काम है जब सर्किट में अधिक धारा बहने लगे तो वह जलकर पिघल जाए और सर्किट को सुरक्षित कर दे, इसलिए इसे ऐसी विशेषताओं की जरूरत होती है। निम्न गलनांक, धारा बढ़ती ही तार जल्दी पिघल जाए, इसलिए टिन लेड जैसी धातुओं के मिश्रण का प्रयोग होता है। उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध अधिक होने पर तार जल्दी गर्म होता है, गर्म होकर तुरंत पिघल जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, उपकरण सुरक्षित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोनार में हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं। आपसे पूछा है कि सोनार में हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोनार का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है। तो सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई नापने, पनडुब्बियों को पता लगाने, समुद्री चट्टानों और मछलियों का स्थान जानने के लिए किया जाता है। इनमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये लंबी दूरी तय जा सकती है, पानी में कम अवशोषित होती है, बहुत सटीक स्थान बताती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या दर्शाती है। आपसे पूछा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि तर्जनी क्या दर्शाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तर्जनी तो जो दर्शाती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग मोटर के सिद्धांत में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 उंगलियों को परस्पर 90 डिग्री पर फैलाया जाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, मध्यमा विद्युत धारा को दिशा और अंगूठा बल की दिशा। यह नियम याद रखने का एक शॉर्टकट है FBI। एफ मतलब फोर्स या थंब दर्शाता है, बी मतलब फील्ड, बी को रिलेट कर लीजिएगा फील्ड से। फील्ड जो दर्शाता है वो इंडेक्स और करंट जो है मिडिल फिंगर, करंट जो है मिडिल। यह नियम मोटर्स में उपयोग होता है जबकि राइट हैंड रूल्स जनरेटर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण जलन होती है। आपसे पूछा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण जलन होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मिक अम्ल, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। चीनी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम मेथेनोइक अम्ल है। यह अम्ल त्वचा पर गिरते ही जलन, खुजली और लालिमा पैदा करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू व संतरे में पाया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। आपसे पूछा है कि पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है जो धातुओं से मिलकर बनती है, तांबा से और जस्ता से। पीतल का रंग पीला होता है और इसका उपयोग बर्तन, सजावटी वस्तुएं, विद्युत फिटिंग, संगीत, वाद्य यंत्र आदि में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोकोबालामिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। यह रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। थायमिन की बात करें तो थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं केवल पशु सूत्रों में पाया जाता है, जैसे दूध, अंडा, मांस आदि में। दूध, अंडा, मांस डेयरी प्रोडक्ट में। वनस्पति सूत्रों में लगभग अनुपस्थित होता है, शरीर में बड़े समय तक संग्रहित हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछा कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का
प्रतिबिंब बनता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना आंख का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश संवेदनशील भाग है। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स जो कि कम रोशनी में देखने में मदद, और कोन्स ये रंग एवं तेज रोशनी में देखने में मदद करती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो कॉर्निया प्रकाश को मोड़ने का पहला भाग पर छवि नहीं बनती। परितारिका आइरिस की बात करें तो आंख का रंग निर्धारित करती हैं, प्रतिबिंब नहीं बनाती। पुतली प्रकाश का प्रवेश द्वार है, छवि यहां नहीं बनती है। आंख का लेंस का जो प्रकार होता है वह उत्तल लेंस का प्रकार होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु कारण होता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षय रोग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्षय रोग। क्षय रोग जो कि जिसे टीबी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। या मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन हड्डियों, दिमाग आदि में फैल सकता है। टीबी का परीक्षण जो होता है मैनटॉक्स परीक्षण से होता है। इसका टेस्ट उपचार डॉट्स थेरेपी से होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। रेबीज वायरस से होता है, रेबीज वायरस और चेचक स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हैं वायरस से होता है, बैरियो वायरस से। बैक्टीरिया से होने वाले अन्य रोग कौन कौन से? तो बैक्टीरिया से होने वाले अन्य रोग जो है टाइफाइड, हेजा, फ्लेग रोग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिका मुख्य भूमिका निभाती है? आपसे पूछा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिका मुख्य भूमिका निभाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, रक्त के थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसी चोट पर प्लेटलेट सक्रिय होकर फाइब्रिन जाल बनाते हैं जिससे रक्त स्त्राव रुक जाता है। रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स के साथ फाइब्रिनोजन भी आवश्यक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आरबीसी जो है लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। डब्ल्यूबीसी रोगों में रक्षा करते हैं। प्लाज्मा पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ ले जाता है, मुख्य क्लॉटिंग नहीं करता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? आपसे पूछा है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच हल्का क्षारीय होता है। इसका सामान्य मान 7.35 से 7.45 के बीच रहता है। औसत पीएच मान 7.4। पीएच में मामूली बदलाव और शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए शरीर इसे बफर सिस्टम से नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस कोशिकांग को सुसाइडिकल बैग यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम कोशिका के विशेष कण होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। यदि कोशिका में कोई अवांछित या क्षतिग्रस्त भाग हो तो लाइसोसोम उसे पचा देता है। कभी कभी लाइसोसोम फटकर अपने एंजाइम पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इन्हें सुसाइडिकल बैग्स कहा जाता है। लाइसोसोम के कार्य क्या है? तो सेल की सफाई करना, मृत कोशिकाओं का विघटन करना, रोगाणुओं का नाश, पुराने ऑर्गेनेल्स का पुनर्चक्रण करना। बाकी विकल्पों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। गोल्जी तंत्र प्रोटीन पैकेजिंग व स्त्राव करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? आपसे पूछा कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ ड्राई आइस असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे शुष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पिघलती नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष ठोस से गैस में बदल जाती या सामान्य बर्फ की तरह पानी नहीं बनाती है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने में, धुआं प्रभाव बनाने में और चिकित्सा व औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने पत्तों से पानी खोते हैं? आपसे पूछा है किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने पत्तों से पानी खोते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोसर्जन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। इन रंध्रों के माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी बाहर निकालते हैं।
इस पानी खोने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लाभ पौधों में शीतलन प्रदान करते हैं, जड़ों से पानी ऊपर उठाने में मदद करते हैं, खनिजों के परिवहन में सहायक हैं, पत्तियों का तापमान नियंत्रित करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर में आयरन किस रूप में उपस्थित होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में आयरन जो है वह किस रूप में उपस्थित होता है, बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा। रेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में आयरन जो है मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लोह युक्त प्रोटीन है। इसका कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन में आयरन होने के कारण ही रक्त लाल रंग का होता है। तो ये है आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपके सेटों में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं हुए हैं उन्हें नोट कर लीजिए और एक दो बार रिवीजन करते रहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़िए ठीक ढंग से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण जलन होती है। आपसे पूछा गया है कि चीनी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे कारण जलन होती है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। और हाँ, कोई सुझाव हो या कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।